सबसे पहले तो देशांतर के संदर्भ में जो बात छोटी सी शेष बची थी, तो उसी के आधार पर हम लोग तिथि निर्धारण कर लेते हैं, तिथि निर्धारण करेंगे। फिर आज की कक्षा में ही हम पृथ्वी का उद्भव एवं भूपर्पटी का विकास, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। भूपर्पटी का विकास टॉपिक हमारा ये वाला चलेगा। एक बच्चा पूछ रहा है, हरिओम कुमार, तुम लोग कितने यार नादान हो। एक बच्चा पूछ रहा, आपने यूपीएससी का एग्जाम कर दिया था, आईएएस बन गया था, फिर छोड़ दिया, यही सुनना चाहिए। हम तो जबरदस्त तरीके से दिया था और कर रहा होता फाइल। तिथि निर्धारण की दोस्तों लास्ट क्लास में एक में हमने कुछ ऐसा आपको एक मैप दिखाया था। चलो आ जाओ, एकदम टॉपिक पर आ जाओ। नो मोर कमेंट्स, और मैं कमेंट्स अब देख भी नहीं रहा हूं। शुभम यादव, डोनाल्ड ट्रंप, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक। चलो यहां आ जाओ। देखो सभी भाई ध्यान से कि ये विश्व मानचित्र है, और विश्व मानचित्र के संदर्भ में यहां पर दिखाई गई ये जो रेड लाइन है, ये है आपकी, रेड को मैं चलो पिंक कर देता हूं, ये लाइन है आपकी ग्रीनविच लाइन। इसी को आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसे 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं आप। कल मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन से इधर की ओर जाते हैं तो आप आगे कहलाते हैं, आगे कहलाते हैं, और इधर की ओर जाते हुए ये जो हिस्सा है साइबेरिया का चुकची लैंड, इसके पास ये जो लाइन प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है 180 डिग्री ईस्ट की लाइन है। प्राइम मेरिडियन को अगर 0 माने तो 180 डिग्री ईस्ट प्राइम मेरिडियन से 12 आवर्स आगे कहलाएगा, 12 घंटे आगे कहलाएगा। सिंपल, कल ही कैलकुलेशन हमने निकाले थे कि 15 मिनट में यदि पृथ्वी, सॉरी 1 घंटे में यदि पृथ्वी 15 डिग्री घूर्णन करती है तो 12 घंटे में हमारी पृथ्वी 180 डिग्री का घूर्णन प्राप्त करेगी। इसका मतलब कि 180 डिग्री ईस्ट की लाइन प्राइम मेरिडियन से 12 घंटे आगे है। सरल उदाहरण देता हूं, माना कि उदाहरण देना चाहूंगा, माना कि सुबह के 6 बजे यहां पर 180 डिग्री ईस्ट में सुबह का 6 AM में मॉर्निंग हुआ है, सूर्योदय हुआ है, सनराइज हुआ है। सनराइज के लिए SR लिख देता हूं। मान लेते हैं कि इसमें 180 डिग्री ईस्ट में सुबह का, दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, सुबह का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का सूर्योदय की पहली किरण फटी है, पहली किरण जिसको पौ फटना कहते हैं, उषा काल कहते हैं, ये हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन में 12 घंटे पीछे अर्थात 6 PM पर सूर्योदय होगा। उसके कंपैरिजन में कब होगा दोस्तों? 6 PM पर सनराइज होगा, सूर्योदय होगा। अब फिर देखो आप, कल ही मैंने बताया था कि अगर इधर की ओर हम चलते हैं तो ये क्षेत्र पीछे होता है, इससे जितना इधर की ओर जाएगा वो पीछे है, और पीछे की ओर आते हुए भी यहां अगर हम अलास्का के पास बेरिंग जल संधि से गुजरने वाली एक रेखा खींचे तो ये कहलाएगी 180 डिग्री ईस्ट की जगह वेस्ट। इधर पश्चिमी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर है। ये सारे के सारे देशांतर कैसे देशांतर हैं? पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। ये पूर्वी देशांतर की संख्या 180 है, और इसी तरह से पश्चिमी देशांतरों की संख्या भी 180 ही प्राप्त होती है। पश्चिमी देशांतर भी 180 ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो 180 और 180 मिला के कितने हो गए? 360 हो गए। तो बेसिकली आपको यह बात जरूर जानना है कि जो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट है, ये दो अलग अलग लाइनें नहीं होती, बल्कि एक ही लाइन होती है। कैसे एक लाइन होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर बोर्ड को उठाएं और घुमा दें तो 180 डिग्री ईस्ट आकर घूमकर 180 डिग्री वेस्ट से मिल जाएगा। इसीलिए इस रेखा के साथ ना ईस्ट लिखा जाता ना वेस्ट लिखा जाता, दोनों के लिए यह कॉमन है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी गोल है। गोल है तो इधर से हमने इसको मोड़ा तो ये दोनों के दोनों लिटिल फिंगर यहां पर आपस में मिल गए। मतलब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट आपस में इधर से घूमे और मिल गए। जब इस तरह दिखा रहे थे तो ये लिटिल फिंगर एक इतना दूरी में दिख रही थी, एक इतना दूरी में दिख रहे थे, लेकिन जैसे इसे घुमाए तो लिटिल फिंगर आपस में जुड़ गए। देखो ठीक इसी तरह से जैसे ये देख रहे हो आप दुनिया को, तो लिटिल फिंगर इतना दूर दिख रही है, इतना दूर दिख रही है, लेकिन इतना दूर नहीं है। घुमाओ, दुनिया गोल है, तो ये लिटिल फिंगर आपस में मिल गई। जब ये दोनों आपस में मिल गई, अलग रह ही नहीं गई, तो न ये ईस्ट है ना वेस्ट है, बल्कि एक कॉमन लाइन है। बल्कि कैसी है? कॉमन लाइन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी 180 डिग्री जो 180 डिग्री की रेखा है, ये साइबेरिया के चुकची लैंड और यूएसए के अलास्का के मध्य में उपस्थित बेरिंग जल संधि से जो गुजर रही होती है। यहां पर कौन सी जल संधि है? बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग जल संधि से जो गुजर रही होती है, यही रेखा बेसिकली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। यह इंटरनेशनल डेट लाइन प्राइम मेरिडियन से 12 घंटे आगे है पूर्व की ओर, तथा 12 घंटे पीछे है पश्चिम की ओर। इसका मतलब कि 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट के दोनों तरफ अगर जाया जाए तो 24 घंटे का अंतराल प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर, दोनों को मिला दो तो 12 + 12 मिलकर कितना हो गया? 24 घंटे हो गया। तो एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखना कि 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट से 24 घंटे आगे है। 24 घंटे का मतलब होता है 1 डे। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 डे। ये यहां से देखो दिखा रहे हैं, बेरिंग जल संधि यहां पर है, दिस वन, ये बेरिंग जल संधि का हिस्सा है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के लगभग मध्य से
लगभग मध्य से। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है इसका कारण भी बताऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है इसका कारण भी बताऊंगा। इसके मध्य से गुजरती है, इसके मध्य से गुजर रही है, प्रशांत महासागर के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसकी एक बड़ी अद्भुत विशेषता है कि इसके इधर का जो हिस्सा है, इसके जो इधर का हिस्सा है और इसके इधर का हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा चूंकि पूर्व का हिस्सा और ये वाला हिस्सा पश्चिम का हिस्सा है, तो पश्चिम का हिस्सा एक दिन पीछे कहलाता है और पूर्व का हिस्सा एक दिन आगे कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। अभी आप चीन में रह रहे लोग, जापान में रह रहे लोग, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोग, न्यूजीलैंड में रह रहे लोग से पूछोगे आज कौन सा दिन है, तो ठीक जिस तरह से हमारे यहाँ थर्सडे है तो वो सभी लोग बोले कि हमारे यहाँ भी थर्सडे ही है। लेकिन अभी आप तुरंत फोन लगाइए, तुरंत का तुरंत फोन लगाइए, पुर्तगाल में रह रहे लोगों से पूछिए, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रह रहे लोगों से पूछिए और इन सबसे पूछे कि अभी तुम्हारे यहाँ कौन सा दिन है, तो एक दिन पीछे का बताएंगे कि अभी तो हमारे यहाँ वेडनेसडे चल रहा है। अर्थात पश्चिमी देशांतर एक दिन पीछे होते हैं, वन डे माइनस में होते हैं, पीछे का मतलब है माइनस में होते हैं, जबकि पूर्वी देशांतर वन डे प्लस में होते हैं, हमेशा वन डे प्लस में होते हैं। इन तमाम विषय बिंदुओं को समझना है। ये चित्र भी कुछ वही दिखा रहा है, ये चित्र भी कुछ वही दिखा रहा है। इस चित्र में ये लाइन एकदम बीच में आ गई है और आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे। ये मैप आप देखिए, ये मैप आप देखिए, यहां पर ये पूरा का पूरा हिस्सा साइबेरिया का है, साइबेरिया का है, पूरा रशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा है और ये हिस्सा अलास्का का है और अलास्का से लगा हुआ कनाडा का हिस्सा है। इसके बीच की जो ये जलसंधि है, ये है बेरिंग जलसंधि। तो बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन ये बेरिंग जलसंधि से गुजर रही है। और इसकी मैंने क्या विशेषता बताई कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर ये वाला हिस्सा पश्चिम का, अगर पश्चिम में गए तो आपको वन डे माइनस का प्राप्त होगा और इधर अगर इसके संदर्भ में इधर आ गए तो आपको वन डे प्लस का प्राप्त होगा, वन डे प्लस का प्राप्त होगा। मतलब मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर पश्चिमी देशांतर में अगर अभी का अभी वेडनेसडे है, क्या दोस्तों वेडनेसडे है, तो यहां पर इसीलिए अभी क्या प्राप्त हो रहा है, थर्सडे प्राप्त हो रहा है, थर्सडे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, थर्सडे प्राप्त हो रहा है। बहुत सरल सा उदाहरण, बहुत सरल सा, क्योंकि इसके बीच 24 घंटे का अंतराल प्राप्त होता है। इसके बीच कितने घंटे का अंतराल प्राप्त होता है, 24 घंटे का अंतराल प्राप्त होता है। इसको इस संदर्भ में इधर भी दिखाओ तो दिखाओ, पर दिखाना इधर मैप तो कैसा भी बनाओ, पृथ्वी गोल है, ये सारे प्रकार के चित्र, सब चित्र एक है, लेकिन मैं इतने सारे चित्र क्यों आपके सामने लाया हूं, इसीलिए कि आपको चित्र समझ में आ जाए। कभी इसको इधर ले आकर, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई दिक्कत समझने के स्तर पर दोस्तों आपको ना आए। तो चलो अब फिर से समझते हैं, शुरू करते हैं यहां से। ये वन डे प्लस और माइनस का गेम क्या है, वन डे प्लस और माइनस का गेम क्या है, इसके संदर्भ में मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। देखो पृथ्वी ऐसा कुछ गोल है, पृथ्वी को घुमा दो तो वही लैटिट्यूड वही लॉन्जिट्यूड आपको अलग अलग स्थान पर आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। जब डे अलग है तो डेट भी अलग होगी बेटा, इसलिए तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, ठीक है। फेस्टिवल तो वैसे भी कुछ शायद अपने अपने यहाँ के लोकल होते हैं बेटा, लोकल होते हैं सबके, समझ गए आप। चलो अब इसी के संदर्भ में ये चित्र दिखेगा क्या, नहीं ये चित्र आपको बहुत कम दिखेगा, दिख रहा है। चलो इसको उठा लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। अब आपको इसका जवाब देता हूं, कुछ नहीं लिखाया लिखाऊंगा, इसका जवाब देता हूं कि इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई, ये सीधी क्यों नहीं बनाई गई, जवाब देता हूं। बेसिकली आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ जैसे उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे इधर की ओर अगर मंडे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो इधर की ओर संडे है, इधर की ओर संडे है। और बहुत सिंपल सा उदाहरण है, मान लो अगर इधर की ओर मंडे का, एक उदाहरण देना चाहूंगा, इधर की ओर मंडे का मान लो दोस्तों कि 20 तारीख है, 20 जनवरी 2020, मैं आगे की बात कर रहा हूं, 20 जनवरी 2025 प्राप्त हो रहा है, तो रियल सेंस में सेम टाइम पर यहां पर 19 जनवरी ही होगा, 19 जनवरी ही होगा 2024 का। मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लें, ओके। तो ये आपको समझना है, आपको आगे करने ले लेना तो पीछे का कोई मंडे, पीछे का कोई ले लीजिए, आज का डे ले लीजिए, आज के डे के संदर्भ में लेंगे तो बहुत सरल है कि आज सपोज हमारे यहां पर आप जान रहे हैं कि थर्सडे है, जिसको आप कहते हैं गुरुवार के नाम से जानते हैं, तो निश्चित रूप से इसको पार कर इधर जाएंगे तो एक दिन पीछे है, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, बुधवार प्राप्त होगा। यहां पर बुधवार, तो आज कौन सी डेट है, अगर डेट देख ले 16, आज 16 तारीख है, तो यहां पर गुरुवार में अगर हमारे संदर्भ में पूर्वी देशांतर के संदर्भ में 16/01/2025 चल रहा है, तो इधर वालों से आप फोन करेंगे तो इनके पास आज अभी 15/01/2025 वो डेट अभी चेंज नहीं हो पाई होगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात की नहीं, मतलब जैसे आप इधर की ओर गए तो आपको एक दिन पीछे का प्राप्त होगा और इधर की ओर गए तो आपको एक दिन आगे का प्राप्त होगा। आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा कि यहां की ओर आएंगे तो आपको वन डे प्लस वाला प्राप्त होगा, इधर की ओर आएंगे तो आपको वन डे माइनस वाला प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट है, इसके बीच इधर से आए आप तो 12 आर का अंतर प्राप्त हो रहा है, इधर से भी आए आप तो 12 आर का ही अंतर प्राप्त हो रहा है। तो 12 + 12 मिला दिया तो 24 घंटे हो गया। अर्थात इस रेखा के दोनों ओर 24 घंटे का अंतर है। 24 घंटे का अंतर होने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक दिन का अंतर है, इसीलिए यह दिन का अंतर यहां देखने में आता है। यह बात समझ में आ गया बेटा? तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया है। डेट बेटा टाइम सेम हो सकती है लेकिन रात में चेंज हो जाएगी। डेट बेटा रात में चेंज हो जाएगी प्रिया, ऐसा होता है, ठीक है, रात में चेंज हो जाएगी।
क्योंकि डेट हमेशा रात में 00 बजे चेंज होती है। ये याद रखना, ऐसे चेंज होने एक डेट का कॉन्सेप्ट आता है। रात के 0 बजे के बाद डेट चेंज होगी, इसीलिए मैंने डेट को मिलाया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अलग डेट होगी, पक्का पक्का डेट होगी अगर वैसे उसमें आइडियली देखेंगे, लेकिन हमेशा डेट रात में 00 बजे, जिसको आप रात का 12 बजे बोलते हैं, उसमें डेट चेंज हो जाती है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब बढ़िए आगे, तीसरी बात को लिखा डाले, चलो इसी बात को लिखा डाले, लिखो सभी के सभी, लिखो सभी के सभी। अब नोटिस करना आप, अब नोटिस करना आप, जब कभी आप फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, मजे की बात आपको बताएं, जब आप कभी फ्लाइट में जाते हो तो आपकी घड़ी यहां चल रही होती है। जिस कंट्री आप पहुंचते हो तो उस कंट्री के में पहुंचते ही आप अपने घड़ी का टाइम चेंज करते हो। अगर उस कंट्री में पहुंचने का आपका टाइम ऐसा आ गया है कि रात का 00 बजे के बाद वाला टाइम है, तो आपकी घड़ी में डेट भी चेंज हो जाएगी, पता है आपको? हाँ, पर रात का वो 00 बजे के बाद वाला टाइम नहीं होगा तो फिर डेट चेंज नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। समझ गए ना? डेट हमेशा रात के टाइम से 00 बजे से चेंज का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब बढ़ चले आगे। तो जो कल आप लिख रहे थे देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, उसी विशेषता का अगला बिंदु आप हेडिंग में डालेंगे। सपोज कल आपने 5-6 बिंदु लिखे थे, 7 बिंदु लिखे थे, तो 7 बिंदु वाले में एक और बिंदु जोड़ेंगे, और एक बिंदु जोड़कर क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में सभी लिखेंगे। लिखे प्रधान देशांतर अर्थात ग्रीनविच रेखा के, प्रधान देशांतर अर्थात ग्रीनविच रेखा के ठीक विपरीत, ठीक विपरीत, ठीक विपरीत 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। पूर्ण विराम लगाइए। यह रेखा पूर्व की ओर, यह रेखा पूर्व की ओर ग्रीनविच लाइन से 12 घंटे आगे है, 12 घंटे आगे है, जबकि पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे है। अर्थात पूर्व की ओर 12 घंटे आगे है, जबकि पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे है। अर्थात अर्थात इस रेखा के दोनों ओर 24 घंटे, या इस रेखा के दोनों ओर 24 घंटे या एक दिन का समयांतराल देखने को मिलता है। एक दिन का समयांतराल देखने को मिलता है, समयांतराल देखने को मिलता है। पूर्ण विराम, समयांतराल देखने को मिलता है। पूर्ण विराम। अब पैरा चेंज करो, इसी बिंदु पर लिखो यदि, यदि यदि इस तिथि रेखा, इसको इंटरनेशनल तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है ना? यदि इस तिथि रेखा को पार करते हुए, इस तिथि रेखा को पार करते हुए पश्चिमी देशांतर की ओर आया जाए। सत्य यह है कि तिथि रेखा को पार करना है, मतलब यहां से पार करके इधर की ओर आ गए हम। तिथि रेखा को पार करते हुए पश्चिमी देशांतर की ओर आया जाए तो दिन या तिथि में एक दिन की कमी आती है, दिन या तिथि में एक दिन की कमी आती है, दिन या तिथि में एक दिन की कमी आती है। जबकि इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत यदि, यदि इसे पार करके, इसे पार करके पूर्वी देशांतर की ओर आया जाए, इधर की ओर के सारे पूर्वी देशांतर, उधर की ओर के पश्चिमी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर की ओर आया जाए, मैं दिशा नहीं बोल रहा हूं, देशांतर बोल रहा हूं, देशांतर की ओर आया जाए, आया जाए तो एक दिन या तिथि की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है। जितेंद्र कुमार, कल ग्लोबल टाइम ही डिसाइड कर रहे थे कौन सा स्थान किससे कितने घंटे आगे या कितने घंटे पीछे होगा। कल आपने यही पढ़ा है ना? आज आप डेट पढ़ रहे हो, कल आपने टाइम पढ़ा था कि टाइम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। कल की कक्षा को फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है? पूर्ण विराम लिखो। अर्थात, फिर से, अर्थात यदि आज पूर्वी देशांतर में, यदि आज पूर्वी देशांतर में 16 जनवरी का गुरुवार है, 16 जनवरी का गुरुवार है, तो पश्चिमी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर में बुधवार ही प्राप्त, बुधवार ही प्राप्त होगा, बुधवार ही प्राप्त होगा। नहीं, दुनिया का कोई कॉमन टाइम नहीं होता बेटा जितेंद्र।
एक ही देश का कॉमन टाइम नहीं होता तो तुम दुनिया की कहां बात करते हो? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना? ऐसा ये है दोस्तों बात, ये तिथि रेखा का ये कॉन्सेप्ट है। तो कल आपने टाइम का डिटर्मिनेशन पढ़ा। देखो जैसे भारत के संदर्भ में तो हम एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अलग अलग टाइम जोन फॉलो किया जाता है, जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। जैसे भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हम जानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हम जानते हैं। लेकिन दूसरे तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, इन सभी राष्ट्रों में एक से कहीं अधिक टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। रसिया अपने आरंभिक दौर पर 11 टाइम जोन, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन फॉलो करता था। ये सारे फैक्ट्स भी आपके लिए जरूरी है। 11 टाइम जोन फॉलो करता था, लेकिन अब रशिया 9 टाइम जोन फॉलो कर रहा है। आप में से ऑप्शन अगर मिलता है तो आप ध्यान रखेंगे, 11 टाइम जोन पहले फॉलो करता था रशिया, दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन फॉलो करता था। अमेरिका भी 5 से 6 टाइम जोन फॉलो करता है। जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है वह एक से अधिक टाइम जोन फॉलो करते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में भी लगातार 2 टाइम जोन फॉलो किए जाने की बात चल रही है। भारत में लगभग 2 टाइम जोन फॉलो किए जाने की बात चल रही है, लेकिन यह बात अभी बात के स्तर पर है। क्यों? क्योंकि 2 टाइम जोन फॉलो किए जाने की अगर अपनी कुछ सहजताएं हैं तो कुछ उसकी समस्याएं भी हैं, कुछ उसकी अपनी उलझने भी हैं। उन उलझनों से निवृत्ति हेतु भारत 2 टाइम जोन फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो कैसे 2 टाइम जोन फॉलो करने की बात क्यों उठ रही है, पहले तो इस बात को समझ लो। ये सारी की सारी बातें समझने की है, लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने की। भारत के संदर्भ में आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के कच्छ के रण के बीच टाइम का लगभग 2 घंटे का अंतराल है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑफिस टाइम, गवर्नमेंट ऑफिस टाइम, जो बेसिकली प्रशासन शासन तंत्र के कार्य करने की अवधि है, गवर्नमेंट ऑफिस टाइम 9 से 6 की काल अवधि में है। एक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उन्होंने बता दिया, लेकिन रियलिटी यह है कि शाम को 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। जब अच्छा खासा वहां अंधेरा हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस देखना, आपको सारे के सारे ऑफिसेस में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विद्युत आपूर्ति के साथ जो रात्रिकालीन लॉ एंड ऑर्डर है उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके। तो दूसरी तरफ जो सुबह 9 बजे का टाइम आपने रखा है, जो गुजरात के कच्छ के रण में है, उसको सुबह 9 बजे कैसा लगेगा? अरे अभी सूर्योदय हुआ नहीं, हमारी ऑफिस खुल गई। मतलब वहां सूर्योदय होने को होगा, उनकी बेचारों की ऑफिस खुल गई। आंख खुली नहीं, आंख मिचमिचा रही है, उनकी ऑफिस खुल गई, वो ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये टाइम को लेकर एक दिक्कत आ रही है प्रशासन तंत्र में, कार्यशैली को लेकर, क्रियाओं को लेकर एक टाइम जोन की वजह से दिक्कत आ रही है। हां, जो लोकल कार्य है वहां की, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार है, अपने यहां के टाइम के हिसाब से दुकान खोलेगा, अपने यहां के टाइम के हिसाब से दुकान बंद कर देगा। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो ये इसकी अपनी एक कठिनाई है। तो सहूलियत 2 टाइम जोन हो जाने से इसमें मिल जाएगी सहूलियत। तो फिर सरकार 2 टाइम जोन क्यों नहीं कर रही है? 2 टाइम जोन की भी अपनी एक अलग समस्या है। भारत का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक नहीं है कि 2 टाइम जोन फॉलो किया जाए। अगर 2 टाइम जोन फॉलो किया जाएगा तो भारत में जो यूनिटरी व्यवस्था है उसके लिए 2 अलग ऑर्डर पास करने पड़ेंगे। जो यूनिटरी व्यवस्था है भारत की, कि भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन संघीय व्यवस्था में हमेशा टाइम को लेकर 2 ऑर्डर्स पास करने होंगे, 2 ऑर्डर पारित करने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग नेचर के होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? और उससे आगे चलकर प्रशासन जैसी क्रियाओं में कठिनाई आती है। इसीलिए 2 टाइम जोन फॉलो किए जाने के प्रति अभी कोई खास समर्थन भारत में होता नजर नहीं आता है। ठीक है। मनीषा यादव ने पूछा 2 टाइम जोन क्या होता है? ये होता है जो बेसिकली कल मेरी मम्मी ने रोटी बनाई थी, तो एक रोटी एक टाइम जोन कहलाती है, दूसरा चावल दाल दूसरा टाइम जोन कहलाता है। मनीषा तुझे प्रणाम है लड़की। टाइम जोन कल पढ़ा था, दिखाया था भारत का मैप, 82.5 डिग्री लाइन दिखाया था, यह भी बताया था कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये बोल रही 2 टाइम जोन, तो एक टाइम जोन है तो 2 हो जाएगा। तुम लोग सच में यार किस ग्रह से आए हो? कई बार तो लगता है कि इस गोला के तुम लोग प्राणी ही नहीं हो, किसी और गोले से, वाले गोला से आए हुए हो। बात नहीं बेटा। ओके, तो ये बात है, ये बात है, ये ध्यान रखना कि रसिया दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन फॉलो करता है। बस, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। तो अब ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ तो हम अब अगले टॉपिक में एंटर करेंगे दोस्तों, और अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। लिखिए सभी के सभी, पृथ्वी का उद्भव एवं भूपर्पटी का विकास, ऐसा ले दो बस। जिनको समझ में नहीं आया बेटा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। वो मान लेना कि इंपॉर्टेंट नहीं, तुम कुछ भी मान लेना, पर मान लेना कि वो इंपॉर्टेंट बेकार सा टॉपिक है। ज्यादा अच्छा है कि ये मान लेना कि सर को समझाना नहीं आता, यही मान लो। अपने पर कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाना। मैं चाहूंगा भी नहीं कि अपने आप पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, नहीं तो धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये मान लेना कि सर को समझाना नहीं आता, तो खुश रहोगे, एटलीस्ट जीवन में खुश रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाओगे, बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। मैं तो चाहता हूं आप खुश रहो बस। जितेंद्र कुमार सैनी, नहीं पता मुझे, जब तुमको समझा दिया, बता दिया, तो तुमको नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं पता बेटा, तुझे कुछ एक्स्ट्रा पता है तो बता दे मुझे। ठीक है। ओके, अब सचिन ने एक प्रश्न पूछा और एक बच्चे और ने पूछा है कि सर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्यों है? इसका भी कारण सुनो। बिल्कुल रुचिका, इसका भी कारण सुन लो, पक्का पक्का। जो भी प्रश्न जायज है, सबके प्रश्न का जवाब सुनो। देखो, एक बड़ा अच्छा सा जवाब है, एक बड़ा अच्छा सा जवाब है कि मान लो कि ये रेखा हम सीधी रखते, जहां पर बनाई यहीं पे बता देते, अगर ये रेखा सीधी रखते और यहां पर कोई देश है, कोई द्वीप है, ये मान लो सीधा होता, यहां पर ही मान लो कि ये साइबेरिया का चुच्चीलैंड है यहां पर, और ये अलास्का है। अगर इसे सीधी रखते तो सीधी रखने के क्रम में यहां पर देखना, ये इसे इस तरह से काट देती है, और काट देती तो साइबेरिया का एक हिस्सा इधर चला जाता, एक हिस्सा इधर आ जाता। जब साइबेरिया के ये 2 हिस्से
मतलब दो हिस्से, साइबेरिया के चौकची लैंड के दो हिस्से बन जाते तो दोस्तों एक तरफ बुधवार होता, एक तरफ गुरुवार होता। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? यहाँ शासन प्रशासन में मतलब एक ही भौगोलिक प्रदेश के दो हिस्सों में अलग अलग अगर डेट होती तो कितनी कठिनाई आती चीजों में। इसे बचाने के लिए अब पूरा ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में यहाँ पर छोटे छोटे कई द्वीप हैं दोस्तों, द्वीप है। अगर इसे सीधा खींचा गया होता तो एक ही द्वीप दो भागों में बट गया होता। एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप के एक तरफ एक दिन है और दूसरी तरफ दूसरा दिन है। समझ रहे हो? छोटा सा आइलैंड, पता चलता कि एक रेखा ही तो है, तो उस आइलैंड में रेखा पार किए तो इधर आ गया तो दूसरा डेट हो गया, और रेखा पार किए इधर आ गया तो दूसरा डेट हो गया। उसको अपना शासन प्रशासन चलाने में कितनी कठिनाई आती। शासन प्रशासन बस में नहीं, उसको अपना लौकिक या लोक उत्सव मनाने में कितनी दिक्कत आती। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? लोक उत्सव में भी उसे दिक्कत आनी थी। दोस्तों ये दिक्कत से बचने के लिए जहां भी कोई द्वीप फंसा या जहां भी कोई देश फंसा, इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया। अब टेढ़ा किधर किया जाए, टेढ़ा किधर किया जाए, इसका भी एक कारण है। देखो जैसे मान लो कि यहां पर कोई द्वीप ऐसा है, ऐसा जैसे एलुशियन आइलैंड है, जिनका एक छोटा सा हिस्सा ही इधर की ओर है, बड़ा सा हिस्सा इधर की ओर है, तो छोटे वाले हिस्से की ओर टेढ़ा कर दो। या दूसरी तरफ बोल रहे हैं, यहां पर जो आइलैंड है, इनका छोटा हिस्सा इधर की ओर था लेकिन बड़ा हिस्सा इधर की ओर था, ये पूरा बड़ा हिस्सा इधर की ओर था, तो छोटे वाले हिस्से की ओर टेढ़ा कर दो। नियम ये होता है। मतलब उसे अगर द्वीप को बांटना है तो द्वीप को 50-50% पहले आपने बांट दिया। अब ये देखो 50% के किस ओर, 60%, 70%, 80%, मतलब 50+% जिधर की ओर होगा उधर की ओर वाला दिन काउंट किया जाएगा, बल्कि 50 माइनस वाले ओर का दिन काउंट नहीं होगा। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। जिधर कम भौगोलिक प्रदेश होगा उधर की ओर टेढ़ा कर दिया जाता है। बस इतना याद रखो, टेक्निकल भाषा ना भी याद रहे, इसलिए इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। अभी डिसाइड नहीं हुआ अनमोल, डिसाइड नहीं हुआ कि दूसरा अगर हम लोग देशांतर लेंगे तो कौन होगा, क्योंकि पहले देशांतर को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल काल्पनिक रेखा होती है, लेकिन काल्पनिक का भी आधार बनाया गया है बेटा, काल्पनिक का भी आधार बनाया गया है। ठीक है। अब सुजीत गुप्ता ने पूछा कि अगर सूर्य किरणों को 8 मिनट लगता है तो देशों में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन इतना जल्दी नहीं हो पाता। पृथ्वी को अपना घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का ही टाइम लगता है। पृथ्वी का घूर्णन करने के बाद जो हिस्सा सामने आएगा वही तो सामने होगा। श्रद्धा, शानदार बेटा, आप तुम्हारे प्रश्न से मुझे अच्छा लगा। श्रद्धा ने कहा सर अब शुरू कर दिया जाए जियोमॉर्फोलॉजी, ये तो प्रश्न पूछते ही रहेंगे। अब समझ में आ गया? चलो, तो आपने हेडिंग दिया भूपर्पटी या पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। चलो शुरू करो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली आज से आपका भू आकृति विज्ञान आरंभ हो रहा है। क्या आरंभ कर रहे हैं हम? दूसरा टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी में सिलेबस आप देखो कि आप क्या क्या पढ़ोगे। बेसिकली ज्योग्राफी अब शुरू हो रही है। अभी तक जो टॉपिक चल रहा था वो भी ज्योग्राफी का ही पार्ट था, लेकिन कोर पार्ट के अंतर्गत नहीं आता। साक्षी सुथाराज पूछती, भारत के पूर्व और पश्चिम में कितना समय अंतराल प्राप्त होता है सर? कल कहाँ थी साक्षी तुम? ओके, सिलेबस का सबसे पहला बिंदु होगा, सबसे पहला पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। किस क्रम में सिलेबस पढ़ेंगे आप जरूर देखें। दूसरे नंबर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तीसरे नंबर पर इस बार पढ़ाऊंगा भूगर्भिक समय सारणी, और हर एक टॉपिक ऐसा होगा जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, इन सिद्धांतों में कौन कौन सा पढ़ेंगे? बेसिकली एक तो पढ़ेंगे संकुचनवादी सिद्धांत। ये सब सिलेबस लिख रहे हैं, सिलेबस को लिख लेना अपनी कॉपी में, पता होना चाहिए किस क्रम में आप क्या क्या पढ़ोगे, पहले दिन पढ़ना चाहिए। संकुचनवादी सिद्धांत, सिद्धांत या मत, तो दूसरे संदर्भ में आता प्रवाह सिद्धांत। संकुचनवादी सिद्धांत को तो बेसिकली मान्यता प्राप्त नहीं हुई, पर प्रवाह सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें से पहला आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे पीटीटी मतलब प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये पढ़ेंगे।
सिलेबस का यहां पर 5वां बिंदु होगा भूकंप एवं ज्वालामुखी। 6वां बिंदु होगा अपक्षय एवं अपर्दन। 7वां बिंदु आपका होमवर्क है, अभी से याद रखेंगे, स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स। ये आपका एनसीईआरटी होमवर्क है, होमवर्क स्वयं करना है आपको। कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो गया होगा, अभी से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अरे राम रे मर गया, अरे जीवन अब कहां से जिएंगे, रे सब खत्म हो गया, अरे सर ने होमवर्क क्यों दे दिया, कैसे हो पाएगा, सर बड़े गंदे हैं, सर आप बड़े खराब हो, आप होमवर्क दे देते हो, हम कैसे करेंगे, हम नन्हे नन्हे से बच्चे, हम नन्हे मुन्ने। तो नन्हे मुन्नों के पेट में दर्द भी शुरू हो गया होगा। हर टॉपिक में एक होमवर्क मिलेगा नन्हे मुन्नों। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, पर नन्हे मुन्ने टाइप के बच्चों में, मुन्ने बेचारे क्या करेंगे। तो मुन्ने पेट में दर्द होगा तो अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाके टैबलेट ठूस लेना, पर पढ़ना है, होमवर्क करना, जरूरत है इस होमवर्क की, जरूरत। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को तो मजा ही आता है बेटा, पक्का पक्का। शानदार तरीके से पूरे टॉपिक को एंजॉय करेंगे, तब फिर जाकर एक टॉपिक बस होमवर्क करना। क्यों करना, उसके पीछे की वजह है, ये भी बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा कि आपको क्यों करना है। बेसिकली एनसीईआरटी की क्लासेस में भी होमवर्क कराया गया। एनसीईआरटी लेवल का बेसिक लेवल का अध्ययन है कि नदी अपर्दन से कैसी स्थलाकृति बनाती है, निक्षेपण से कैसे बनाती, सागरी तरंगे अपर्दन से कैसी स्थलाकृति बनाती है, निक्षेपण से कैसी बनाती। छोटा छोटा होमवर्क बच्चों वाला। पर जो बच्चों में भी बच्चे हैं, मुन्ने मुन्ने हैं, कुछ मुन्ने मुन्ने हैं बच्चों में, कुछ गुड़िया रानी है। तो ये जो गुड़िया रानी प्रकृति के और मुन्ना राजा प्रकृति के लोग होते हैं, वो बड़े अद्भुत होते हैं। उनको कहो पढ़ो तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, पर बनना आईएएस है, मुश्किल उनके लिए। ओके, पर इतने टॉपिक हम लोग शानदार पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस हमें इसके लिए लगभग 8 से 9 10 कक्षाएं लगेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस 8 9 10 कक्षाएं, कुछ भी इसके लिए लिखेंगे। सागर के आगे क्या लिखा है, सागरीय द्रोणी। द्रोणी का मतलब समझाऊंगा बेटा। तो सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, भूकंप एवं ज्वालामुखी, अपक्षय एवं अपर्दन, फिर लास्ट में आता है लैंडफॉर्म्स। महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं। सिद्धांत मूल रूप से 2 हैं, संकुचनवादी एवं प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह सिद्धांत में ये 4 सिद्धांत पढ़ना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। लिख लिया सिलेबस? ठीक है, अब लिख लिया तो शुरू करते हैं यहां से। फिर अब ये जो पहली हेडिंग मैंने आज डलवाया आपका, पृथ्वी या भूपर्पटी का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास, विकास। इतना भी आपने हेडिंग में दे लिया। तो अब कहानी सुनना है दोस्तों, अब कहानी सुनना है। कहानी कुछ ये है कि हम लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से, कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, BYA का मतलब है बिलियन ईयर अगो, बिलियन का मतलब अरब, ईयर का मतलब वर्ष, अगो का मतलब पूर्व। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी एक धधकती उच्च तापमान युक्त गैसीय आग के गोले के भांति थी। ऐसा नहीं था कि हमारी पृथ्वी थी नहीं, लेकिन थी कैसे, मैंने बताया, गैसीय आग के गोले के भांति थी, कुछ ऐसी प्राप्त हो रही है। यह भी आप जानते हैं कि जितना आप तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ते तापमान के कारण पदार्थों की अपनी प्रकृति बदल जाती है, अर्थात ठोस पदार्थ पिघलकर तरल हो जाता है और तरल पदार्थ पिघलकर धीरे धीरे गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो उच्च तापमान के कारण जो हमारी पृथ्वी की आरंभिक दशा थी, कुछ इस प्रकार से धधकते गैसीय आग के गोले के भांति थी। ध्यान रखना, इससे पूर्व पृथ्वी हमारी कैसी थी, उच्च तापीय गैस का गोला, जिसे हम फायरबॉल कहते हैं, मतलब आग का गोला, आग का गोला, इसके भांति थी हमारी पृथ्वी। अब फिर आगे सुनो, बिग बैंग के उपरांत, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किताबों में नहीं है, किसी किताब में आपको नहीं है, इसलिए पढ़ लेना। मैं जो लिखा रहा हूं समझ जाओ पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से। आप जानते हैं आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर द बिग बैंग ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ, और ब्रह्मांड के फैलाव के साथ साथ ब्रह्मांड का शीतलन आरंभ हुआ। ब्रह्मांड धीरे 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 दोस्तों ठंडा होना शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पदार्थों को पास पास लाया जाए तो पदार्थों की संघट्ट ऊर्जा, मतलब आपस में टकराव के कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा से तापमान बढ़ जाता है, और पदार्थों को अगर दूर फैला दिया जाए तो दूर फैलाए दिए जाने की वजह से धीरे धीरे आंतरिक तापमान घटने लगता है। यही प्रक्रिया हुई बेसिकली हमारे ब्रह्मांड में, कि ब्रह्मांड के बिग बैंग के उपरांत फैलाव से तापमान में गिरावट आई। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट के क्रम में हमारी यह अग्नि तप्त पृथ्वी का गैसीय पदार्थ भी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। बहुत अच्छे से समझना, पृथ्वी का यह गैसियस मास जो फायर एज लाइक अ फायर था, आग के भांति था, वह भी धीरे 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 ठंडा होना शुरू हुआ। पृथ्वी के इस गैसीय द्रव्यमान के ठंडा होने की प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ कूलिंग अर्थात शीतलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, शीतलीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं।
अर्थात हमारी पृथ्वी प्रोसेस ऑफ कूलिंग से गुजर रही थी, शीतलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। कुछ बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण समझाना चाहूंगा और उन उदाहरण से पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विकास कैसे हुआ। मुझे लगता है, भरोसा है मुझे इस बात पर कि अगर सुनोगे आप ठीक से तो समझ में आ जाओगे। दोस्तों पृथ्वी आप यह समझो, आप विजुअलाइज करो कि 4.5 अरब वर्ष पहले धधकता हुआ आग का गोला धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने के क्रम में और कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटी कि पृथ्वी आज का रूप धारण ले लिया, इसके लिए दोस्तों एक उदाहरण समझाना चाहूंगा आपको। देखो, माना कि दोस्तों ध्यान से, माना कि आप सभी के सभी मेरे साथ गए और मेरे साथ जाकर आपको भूख लगी है, कुछ और नहीं दिखा, तो फ्रिज से निकाला दूध और एक गैस बर्नर में चढ़ाया आपने दूध और दूध गर्म करने लगे। चलो थोड़ी देर के लिए आप सब मेरे साथ साथ मन ही मन, वास्तव में नहीं पर मन ही मन, चलो किचन चलो, आप चलो सभी के सभी, उठ के जाना मत, मन से चलो मेरे साथ। चलो पहुंच गए किचन। किचन में एक बड़े बर्तन में, एक बाउल में दूध निकालो और दूध को गर्म करो, उबालो। सभी पहुंचो किचन में। इतना शानदार समझाता हूं दोस्तों कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। चलो, आपने दूध को उबाला और दूध को उबलने के बाद अब आप उसे ठंडा करने के लिए रख दो। ठंडा करने के लिए रख दो, रख दिया ठंडा करने के लिए। चलो अब दूध ठंडा हो रहा है, तब तक आप पढ़ाई करो। दूध के बारे में आप जानते हैं कि इसे कंप्लीट फूड माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? कंप्लीट फूड माना जाता है। बेसिकली इसमें प्रोटीन भी है, इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स भी हैं, इसमें विटामिन्स भी हैं, इसमें दोस्तों फैट भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है। और जितने प्रकार के पदार्थ इसमें मिले हुए हैं, यादव जी गिराओ मत, आदित्य यादव दूध को गिराओ मत, जैसे मैं कह रहा हूं उतने करने दो, गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ यहां पर। तो दूध कंप्लीट फूड है अगर, तो सारे के सारे पदार्थ भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं। जैसे फैट हल्का है पर मिनरल भारी है। अब ये दूध ठंडा हो रहा है, पर इस ठंडे होते दूध में कुछ प्रक्रियाएं घटित हो रही है जो कि आपको दिख नहीं रही पर घटित हो रही है। क्या प्रक्रिया घटित हो रही है? नोटिस करना आप, दूध का जो सबसे लाइटर मटेरियल है, दूध का जो सबसे हल्का पदार्थ है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर गया। दूध का जो सबसे हल्का पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर गया और यहां आकर इकट्ठा हो गया। और सबसे हल्का पदार्थ दूध का होता है दोस्तों फैट। क्या होता है दूध का सबसे हल्का पदार्थ? फैट होता है। इस फैट को ही आप क्रीम कहते हो। फैट को ही आप क्या कहते हो? क्रीम कहते हो या मलाई कहते हो। समझने की कोशिश करना, मतलब क्रीम का मटेरियल ऊपर आ गया, फैट का मटेरियल ऊपर आ गया, लेकिन दूसरी तरफ दूध में उपस्थित जो विविध प्रकार के मिनरल थे दोस्तों, विविध प्रकार के खनिज लवण थे, विटामिन थे, वह धीरे धीरे क्या हो गए? भारी होने के कारण नीचे चले गए। ध्यान रखना, हमेशा गर्म पदार्थ में भारी तत्व नीचे की ओर डूबते हैं जबकि हल्के तत्व ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे हल्का पदार्थ था क्रीम का मटेरियल, फैट का मटेरियल, तो सरफेस की ओर चले गया, जबकि हैवियर मटेरियल जो भारी पदार्थ थे, वो मिनरल्स थे, प्रोटीन आदि थे, विटामिन थी, तो वह धीरे धीरे बॉटम की ओर आ गया। अर्थात हल्के और भारी पदार्थ एक दूसरे से अलग हो गए। पदार्थों के इस प्रकार से अलग होने की प्रक्रिया को पृथ्वी के संदर्भ में एक दूसरी प्रक्रिया का नाम देते हैं जिसे कहते हैं मैग्मा पृथकीकरण। क्या कहते हैं? मैग्मा पृथकीकरण, मतलब शीतलीकरण के साथ मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी मैग्मा पृथकीकरण के क्रम में निकिल, फेरस, कॉपर जैसे भारी पदार्थ केंद्र की ओर गए और केंद्र में जब निकिल तथा फेरस जैसे तत्वों का संकेंद्रण हो गया, एकत्रण हो गया, तो हमारे पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो कोर निर्मित हुआ, क्रोड निर्मित हुआ, तो निकिल एवं फेरस की प्रचुरता के कारण आज भी हम पृथ्वी के कोर को निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के कोर को निफे कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सबसे भारी पदार्थ निकिल तथा फेरस था। वह भारी पदार्थ डूबकर केंद्र में पहुंच गया, जबकि हल्के पदार्थ कौन कौन से थे दोस्तों? हल्के पदार्थ के रूप में उपस्थित था कैल्शियम, हल्के पदार्थ के रूप में उपस्थित था सिलिका, हल्के पदार्थ के रूप में उपस्थित था सोडियम, पोटेशियम, ध्यान से, ऑक्सीजन। ये तमाम पदार्थ हल्के पदार्थ थे। तो ये फ्लोट करके, जैसे फैट दूध का बाहर आया है, वैसे ये तमाम पदार्थ फ्लोट करते करते ये सरफेस पर आ गए। कौन से पदार्थ आए? कैल्शियम आ गया सरफेस पर, सोडियम आ गया सरफेस पर, सिलिका आ गई सरफेस पर, एल्यूमिनियम आ गया सरफेस पर, ऑक्सीजन के विभिन्न ऑक्साइड आ गए सरफेस पर, पोटेशियम आ गया सरफेस पर। मतलब ये तमाम पदार्थ जो हल्के हल्के पदार्थ थे, ये फ्लोट करते हुए कहां पर पहुंच गए दोस्तों? ये सरफेस पर आ गए, जबकि जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र पर पहुंच गए। इस प्रकार से भारी एवं हल्के पदार्थों का अलग होने की प्रक्रिया पृथ्वी में क्या कहलाती है? मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, अर्थात मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यह घटना ठीक उसी प्रकार घटित हो रही है जैसे हमारे दूध में मलाई बाकी तत्वों से अलग हो गई। अब आगे सुनना, इसको थोड़ी देर भूलो, फिर से दूध में आओ, फिर से मलाई में आओ। दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा ऐसा, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है, कि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास कभी आप किसी बर्तन में, चाहे ग्लास हो चाहे कटोरा हो, उसमें दूध लो। चलो दूध नहीं है यहाँ अवेलेबल, मैं पानी ही ले लेता हूं। उसमें दूध लो और दूध लेकर ठंडा हो गया हो दूध, तो उसे पियो। ये लो, जैसे ये इसमें दूध डला है, दूध आपने पिया, बड़े बूढ़ों के सामने की बात कर रहा हूं, दूध आपने पी लिया। दूध पीने के उपरांत वो लोग देखते रहेंगे आपको, फिर क्या बोलते हैं, याद करना आप, वो क्या बोलेंगे कि यार ये गोरस है, बड़ी पवित्र चीज है, इसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसमें थोड़ा सा पानी डालो, इसे खगालो, और खगाल कर जब ये अच्छे से खगाल जाए तो इसे पी लो। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? कि दूध में पानी डालो, खगालो और खगाल कर ये लो, पी जाओ। चलो रुको, मैं पी रहा हूं। अब मैं पिया, लेकिन पीने के बाद भी थोड़ा सा छोड़ दिया, देखो इसमें थोड़ा सा पानी है ना, वो क्या बोलोगे? ना, गोरा से जल्दी से पियो, ये लो,
पर मैं तुरंत ही बोलूं क्या दादाजी ये क्या भिखारियों जैसी बात है, एक बच्चे ने लिखा भी क्या गरीबियों वाली बात है, क्या दादाजी ये क्या भिखारियों वाली बात है, अब क्या इसको इसको बर्तन को चाट चाट कर दूध पिएंगे क्या, ये मैं नहीं करता, जाइए आप ही कर लीजिए, मुझे नहीं करना है। दादाजी समझाएंगे नहीं बेटा ये बड़ी पवित्र चीज होती है, इसको पी लेना चाहिए। उनको साइंस नहीं पता है बेटा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, उनको साइंस नहीं पता, लेकिन वो साइंस का बाप जान रहे हैं, ध्यान रखना। बेसिकली उनको ये बताना था आपको कि जब दूध इस ग्लास में रखा गया था गर्म गर्म, तो ऊपर की जो मलाई आ गई थी, तूने मलाई तो खा लिया, लेकिन इस दूध का जो मिनरल्स था, इस दूध का प्रोटीन था, इस दूध का विटामिन था, वो आकर दूध की तली में नीचे बैठ गया है, नीचे तली में चिपक गया है। और अगर उसे आप पानी से खगाल कर नहीं पियोगे तो दूध का बहुत सारा मिनरल इस बर्तन में ही चिपका रह जाएगा, वो मिनरल तुम्हारे बॉडी को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पानी से खगाल कर उसे अंतिम बूंद तक पी जाओ। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मत बनना, उनकी भी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो उसमें बहुत सारा विज्ञान जानने को मिल जाएगा। वो क्या बताना चाहते हैं? वो बता रहे हैं कि दूध में जब प्रोसेस ऑफ कूलिंग चल रही थी, मैग्मा की पृथक्कीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस ऑफ कूलिंग के दौरान, अर्थात भारी पदार्थ हल्के पदार्थ से अलग हो रहे थे, हल्के पदार्थ हमेशा सरफेस की ओर जाते हैं, भारी पदार्थ केंद्र की ओर जाते हैं, भारी पदार्थ जो केंद्र में गए हैं उनको पानी से खगाल कर पी जाओ, अदरवाइज दूध अधूरा जाएगा। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में भी मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया हुई, ठीक दूध के बाद प्रक्रिया हुई कि भारी पदार्थ केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ सतह में आ गए। क्लियर हो गई इतनी बात? हल्के पदार्थ सतह में आ गए। यह प्रक्रिया जो घटित हुई इसे प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन अर्थात मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब आगे भी समझाना चाहूंगा। ये मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया हुई। दोस्तों आपको बताऊंगा कि शुरू में जैसे दूध ठंडा होता है, एकदम आंख गड़ा कर धीरे धीरे देखना, जैसे दूध ठंडा हो रहा होता है तो सबसे पहले दूध के ऊपर हल्का छोटा 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 ऑयली मटेरियल, ऐसा लगे जैसे छोटा छोटा तेल की बूंदे, ड्रॉपलेट्स आ गई हो। वो तेल की बूंदे ही फैट की बूंदे हैं। और समय के साथ आपने और सुना होगा, बचपन से पढ़ा होगा दोस्तों, कि जो पदार्थ जितना हल्का होता है वह अपनी ऊष्मा का त्याग उतना ही शीघ्रता से करता है। तो चूंकि ये सतह में उपस्थित पदार्थ हल्के हैं, तो हल्के पदार्थ अंतरिक्ष के संपर्क में आकर अपनी ऊष्मा का त्याग शीघ्रता से करते हैं। और अगर गैसीय पदार्थ ऊष्मा का त्याग करेगा तो तरल बनेगा, फिर प्लाज्मा बनेगा और समय के साथ धीरे धीरे ठोस रूप धारण ले लेगा। और दोस्तों यही पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होता होता, धीरे धीरे ठंडा होता होता आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व यही सिलिका, यही एल्यूमिनियम, यही कैल्शियम, यही सोडियम, यही पोटेशियम, यही ऑक्सीजन, यह सब आदि धीरे धीरे किस अवस्था को प्राप्त कर लिए? ठंडा होने के क्रम में दोस्तों ये सभी के सभी ठोस हो गए। और इनके ठोस होने से हमारी पृथ्वी की पहली बार ठोस भूपर्पटी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। और जिस समय पर पृथ्वी की यह बाह ठोस भूपर्पटी की उत्पत्ति हुई थी, उसी कालखंड को पृथ्वी का वास्तविक उत्पत्ति कालखंड माना जाता है। इसे ही हम कहते हैं यह पृथ्वी की उत्पत्ति की वास्तविक काल अवधि है। और उत्पत्ति की इस प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन अर्थात ठोसीकरण, ठोस होना, ठोसीकरण या घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करना, सबसे पहले तो पृथ्वी शीतल होना शुरू हुई। शीतल होने की प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ कूलिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कूलिंग के क्रम में इसके भारी और हल्के पदार्थ एक दूसरे से अलग हुए, जिसे प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन के क्रम में सतह पर उपस्थित हल्के पदार्थों ने, थर्मोडायनामिक्स लॉ आप सबने पढ़ा है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि जो पदार्थ जितना हल्का होगा उतना शीघ्रता से ऊष्मा का त्याग करेगा। इन सब ने अपनी ऊष्मा का त्याग शीघ्रता से किया, तो ऊष्मा त्याग करने के क्रम में इनकी अवस्था में परिवर्तन आया। धीरे धीरे यह एकत्रित हुए। एकत्रण की प्रक्रिया को घनीभूतीकरण कहते हैं। और एकत्रित होकर ठोस रूप धारण कर लिए, जिसे जिसे ठोसीकरण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन के क्रम में हमारी पहली भूपर्पटी का अस्तित्व आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले आया है। इसी काल अवधि को पृथ्वी की उत्पत्ति का वास्तविक काल मानते हैं। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्षों पूर्व हुई थी, तो आप बताएंगे लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। तो आपसे कोई पूछता है किस प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो आप बताएंगे शीतलीकरण की प्रक्रिया, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, घनीभूति एवं ठोसीकरण की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी, जिसकी बाहरी परत ठोस थी, केंद्रीय परत निकिल तथा फेरस से निर्मित थी तथा मध्यवर्ती परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की प्रधानता थी। इसी क्रम में ही बाहरी भूपर्पटी, जिसे आप क्रस्ट कहते हो, उसे सियाल नाम से जाना जाता है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। मध्यवर्ती परत को सीमा के नाम से जानते हैं, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। और केंद्रीय परत को निफे कहते हैं, जिसमें निकिल एवं फेरस की प्रधानता है। समझ गए दोस्तों कि नहीं? तो इस प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। अब इसके बाद इसके विकास की प्रक्रिया को एक और चरण में पढ़ाना है, पर सबसे पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं इतनी बातें आपको लिखा दूं। समझ में आई क्या बात बेटा या नहीं आई है? जल्दी से समझ में आई बात या नहीं? ओके, अब समझ में आ गया हो तो फिर मैं लिखा दूं। चलो वेरी गुड, शानदार बेटा। तो लिखो सभी के सभी, सभी ध्यान से लिखेंगे। लिखे बिग बैंग के उपरांत, बिग बैंग के उपरांत लिखेंगे भाषा में, के उपरांत जिस काल अवधि में, जिस काल अवधि में, जिस काल अवधि में
हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति हुई थी, हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी उस समय पृथ्वी अग्नितप्त मतलब आग के समान तापमान वाली अग्नितप्त गैसीय, उस समय पृथ्वी अग्नितप्त गैसीय आग के गोले, अग्नितप्त गैसीय आग के गोले गोले के भांति थी, आग के गोले के भांति थी। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखे ब्रह्मांड के हो रहे फैलाव एवं शीतलन के क्रम में, ब्रह्मांड के हो रहे फैलाव एवं शीतलन के क्रम में, शीतलन के क्रम में पृथ्वी का उच्च तापीय गैसीय पदार्थ, पृथ्वी का उच्च तापीय गैसीय पदार्थ भी, उच्च तापीय गैसीय पदार्थ भी ठंडा हो रहा था, ठंडा हो रहा था, ठंडा हो रहा था। पूर्ण विराम लगाकर लिखें इस प्रक्रिया को ही प्रोसेस ऑफ कूलिंग अर्थात शीतलीकरण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही शीतलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, दूसरे पैराग्राफ में ही लिखेंगे शीतलीकरण के क्रम में मतलब ठंडा जब हो रही थी पृथ्वी, शीतलीकरण के क्रम में निम्नलिखित प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हुई, जिनके फलस्वरूप पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ पाई। पूर्ण विराम लिख दिया इतना। तो अब ये लिखेंगे, हेडिंग देंगे शीतलीकरण के क्रम में क्या क्या प्रक्रियाएं और घटित हुई। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया, मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया। अब डैश देकर इसमें लिखेंगे, लिखिए प्रकृति के विविध पदार्थों का एक स्वभाव है कि, प्रकृति के विविध पदार्थों का एक स्वभाव है कि यदि वह भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, तो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे जैसे आदमी में होता है, गरीब और अमीर आदमी एक साथ नहीं रहते, यहां जाति पाति का खेल नहीं है, गरीबी और अमीरी का है, एक साथ नहीं रह सकते। पूर्ण विराम लगाएं और फिर लिखेंगे क्या लिखा आपने अभी कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लिखिए इसी क्रम में पृथ्वी के भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूबते चले गए, भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूबते चले गए, जबकि हल्के पदार्थ सतह की ओर उत्प्लवित हुए, भारी केंद्र की ओर गए और हल्के सतह की ओर उत्प्लवित हुए। पूर्ण विराम लगाएं, लिखिए हल्के एवं भारी पदार्थों का एक दूसरे से पृथक होना ही मैग्मा पृथकीकरण कहलाता है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखेंगे घनीभूतीकरण या ठोशीकरण की प्रक्रिया, हेडिंग देंगे घनीभूतीकरण या ठोशीकरण की प्रक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो घनीभूतीकरण या ठोशीकरण की प्रक्रिया डैश देकर लिखेंगे, लिखिए प्रकृति का नियम है कि हल्के पदार्थ अपनी ऊष्मा का त्याग शीघ्रता से करते हैं। हल्के पदार्थ जल्दी गर्म भी होंगे, जल्दी ठंडे भी होंगे। क्या नियम है कि हल्के पदार्थ अपने ऊष्मा का त्याग शीघ्रता से करते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे इसी क्रम में
इसी क्रम में सतह में उपस्थित सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम जैसे पदार्थ ऊष्मा त्याग कर एकत्रण के क्रम में ठोस रूप धारण कर लिए पूर्ण विराम लगाए, लिखे जिससे हमारी पृथ्वी के प्रथम भूपर्पटी का निर्माण हुआ। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे इसी काल अवधि को पृथ्वी के उत्पत्ति का वास्तविक काल माना जाता है। अब एक और प्रक्रिया समझानी है, पर पहले एक प्रश्न का जवाब दे दूं। दीपक परिहार ने लिखा, और भी कई बच्चे बीच लिखते रहते हैं, सुझाव बहुत अच्छा दीपक, इससे बेटा मेरा भी टाइम बचेगा, संस्था का भी बचेगा। लेकिन देखो उसमें होता क्या है, मेरी बात समझना। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो आप लिखाते हो ये मत लिखाओ, बल्कि ऐसा करो कि आप समझा दिया करो, बाकी तो हमें मिल ही जाता है लिखा है मैटर। ऐसा नहीं है बेटा दीपक। बेसिकली होता क्या है, क्लास में जब मैं बोलकर लिखाता हूं तो संस्था में कुछ लोग बैठकर लिख रहे होते हैं, और जो मैं बोलकर लिखाता हूं वही लिखा हुआ मटेरियल टाइप करा के बच्चों को अवेलेबल कराया जाता है। अगर मैं बोलूंगा नहीं ना, केवल समझा कर निकल जाऊंगा, तो आपको एक लाइन मटेरियल नहीं मिलेगा दीपक, पता है आपको। वो लोग तभी टाइप मटेरियल करा पाते हैं जब हम बोलकर आपको लिखाते हैं। नहीं समझा दिया मटेरियल तो ये चित्र बस आपके पास वो भेज देंगे, एक लाइन लिखा हुआ मटेरियल नहीं भेजेंगे। वो लिखा हुआ मटेरियल भेजते ही इसलिए है कि मैं बोल बोलकर लिखाता हूं, और सारे टीचर बोल बोलकर लिखाते हैं। रही बात इस बात की कि ना लिखाया जाए, केवल समझा दिया जाए, तो शिक्षक के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल क्या आती है कि बच्चे थोड़े दिन में भूल जाते हैं। समझाई गई बात ना लिखाई जाए तो भूल जाते हैं, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जब आप क्लास के साथ साथ लिखते हो तो भाषा का भी विकास होता है। तीसरी बात, आपकी भाषा का विकास होता है, गति बढ़ती है और लेखन शैली का विकास होता है। चौथी बात, जब आप लेखन शैली का विकास होता है तो एग्जाम में परफॉर्म करने में आपको सहजता महसूस होती है। इसलिए क्लास में साथ साथ में ये काम भी करा दिया जाता है। अन्यथा आप तो सोचो कि अगर टीचर को ना लिखाना पड़े तो कितना अच्छा है, 100 घंटे में ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी, सिलेबस भी जल्दी समाप्त होगा, नए नए बैच भी जल्दी बनेंगे। है अच्छी बात की नहीं? पर बेटा इससे बच्चों को मुश्किलें आ जाती हैं। अगर मैं बोलकर नहीं लिखाऊंगा तो आपको जो हमारे संस्था से रिटन मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, एक लाइन नहीं मिलेगा। वो बैठकर कोचिंग में लिख रहे होते हैं लोग, हमारे लोग लिख रहे होते हैं, और उसी को टाइप करा के आपको देते हैं। ठीक है, ऐसा है। समझ में आ गया बेटा दीपक? और भी बच्चे, इसीलिए लिखाना हमारे लिए आवश्यक है। कभी आप नोटिस करना, जिन पक्षों को हम नहीं लिखाते हैं उसका मटेरियल भी आपको नहीं मिलता। दूसरी बात, वो बच्चे हमेशा अपने आप को धोखे में रखते हैं जो इस बात के पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं कि हो गया, हमको नोट्स तो मिल ही जाएगा, हम उसी को पढ़ लेंगे, अपना क्यों नोट्स बनाएं। हमेशा अपने आप को धोखे में रखते हैं। अगर क्लास में उपस्थित हो तो सभी बच्चों अच्छे से नोट्स बनाया करो। अपना क्लास नोट्स बनाया करो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अपने क्लास नोट्स में जो बातें मैं समझाने के क्रम में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो नहीं लिखाता, उनको भी साइड में लिखते जाया करो। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका वोकैब्स, हिंदी का शब्दकोश बहुत अच्छा होगा, आपकी वाक्य संरचना बहुत अच्छी होगी, आपकी पैराग्राफ राइटिंग बहुत अच्छी सुधर जाएगी, सेंटेंस मॉड्यूलेशन जो स्पीच मॉड्यूलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं बेटा, समझ गया ना? ये है दीपक, तुम्हारा प्रश्न मुझे अच्छा लगा बेटा, और भी कई बच्चों ने पूछा था, इसलिए ये हमें करना होता है, लिखाना पड़ता है। हम ना लिखाएंगे तो आपको एक लाइन का नोट्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो उनको क्या पता क्या लिख के देना है, कुछ नहीं पता चलेगा। समझ गया ना? ये है बेटा, इसलिए साथ साथ सभी बच्चे लिखा करो। वो बच्चे जो बेचारे जॉब कर रहे हैं, जिनको ना लिखने का टाइम है ना सुनने का टाइम है, उनके लिए वो कभी सुन लिए, मतलब लिखने का तो टाइम है नहीं, कान में लगा लिए ईयरबड, अपना कुछ सुन रहे हैं, अपना काम ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, नोट्स मिल गया सामने पढ़ डाली, वो सब उनके लिए है। पर जो लोग प्रॉपर्ली अपना बैठकर बहुत सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है, उन्हें ऐसे करना। ठीक है, अब लास्ट एक प्रक्रिया आती है, चौथी प्रक्रिया को आपको लिखना है, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग को। दोस्तों, पहली प्रक्रिया शीतलीकरण की प्रक्रिया, दूसरी मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, तीसरा घनीभूति या ठोसीकरण की प्रक्रिया, तो चौथी प्रक्रिया है गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। क्या कहोगे आप उससे? प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। ये प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है, समझाऊंगा बेटा? तैयार हो आप सभी? चलो तो सुनो, फिर से आते हैं, अंतिम उदाहरण दूध का ही लूंगा फिर से, शायद आप और बेहतर से समझ जाओ। आप नोटिस करना दोस्तों कि जब शुरू में मलाई की परत जमती है दूध ठंडा होने के क्रम में, तो मलाई की परत एकदम पतली सी होती है, एकदम पतली सी होती है। अभी दूध पूरा ठंडा नहीं हुआ तो मलाई की परत आपके कटोरे में या आपके ग्लास में एकदम पतली पतली सी जमा होगी। जैसे जैसे दूध अधिक ठंडा होता जाएगा, अधिक ठंडा होता जाएगा, अधिक ठंडा होता जाएगा, तो धीरे 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 करके ये मलाई की परत मोटी होती जाती है। ये मलाई की परत मोटी होती जाती है ना? अब मलाई की परत मोटी हो गई तो नोटिस करना कि अंदर से जो ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलना चाहती थी गैस के रूप में, अंदर से ऊष्मा ऊर्जा जो बाहर निकलना चाहती थी, ये मलाई की परत इसको रोक दी।
फिर से बोलूंगा, ये मलाई की परत क्या करती है, उसको रोक दी। जो गैसें बाहर निकलना चाहती थी दूध की कि दूध जल्दी ठंडा हो जाए, जब मलाई ऊपर ठोस परत का निर्माण मलाई का कर लेती है तो इसने बाहर निकलने वाली गैस को, तापमान को रोक दिया, तापमान रुक गया। अब क्या होगा दोस्तों, जब आप सुनना मेरी बात, दूध देरी से ठंडा होगा। इसी क्रम में मान लो कि आप, उदाहरण देता हूं कि मान लो कि आप पढ़ने में व्यस्त हो, रात का समय है, मम्मी क्या बोलती है, बेटा सोने से पहले एक ग्लास दूध लाती हैं, बोलती है कि बेटा एक काम करना, दिमाग का काम करते हो, पढ़ने लिखने का काम करते हो, मस्तिष्क को ऊर्जा जरूरी है, तो सोने से पहले एक ग्लास दूध पी लेना। आपने कहा मम्मी टेबल में रख दीजिए, मैं पक्का पक्का पी लूंगा। मम्मी को तो आपकी चिंता सोते सोने तक रहती है, उनको कहां नींद आएगी जब तक आप सोते नहीं हो। थोड़ी देर बाद मम्मी फिर से उठकर आएंगे, देखेंगे कि अरे मैं जिस ग्लास में दूध रख के गई थी अभी तो रखा है, उसे छुएंगे, ग्लास गर्म होगा तो नोटिस करना, चम्मच लाएंगे और चम्मच से मलाई की परत को हटा देगी। जैसे मलाई की परत हटाएंगे वैसे ही दूध के अंदर की ऊष्मा बाहर निकलेगी और दूध जल्दी ठंडा होगा। अब प्रकृति की इस मलाई की परत को कौन हटाएगा, ठीक वैसा ही समझना, प्रकृति की इस मलाई की परत को कौन हटाएगा। इसका मतलब है कि अंदर जो ऊष्मा संचित हो रही है, मान लो कि यहां पर ऊष्मा संचित हो गई जलवाष्प के रूप में, गर्म गैसों के रूप में, मैग्मा के रूप में, यहां पर संचित हो गई, यहां पर संचित हो गई, यहां पर संचित हो गई, ऐसा कुछ ऊष्मा संचित हो रही है अंदर। बाहर निकलने को वो बेताब है, बाहर निकलने को वो ऊष्मा तड़प रही है, लेकिन अंदर जो ठोस भूपर्पटी का निर्माण हो गया है, क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, ये तो बाहर जाने ही नहीं दे रही। समझ गए मेरी बात की नहीं। अब ये जब जाने नहीं देती तो ये ऊर्जा बेसिकली यहां वहां विचरण करती है और जहां से इसकी परत को पतली पाती है इसे तोड़ देती है और तोड़कर दोस्तों ज्वालामुखीय उद्गार का रूप धारण करती है। और ज्वालामुखीय उद्गार के रूप में पृथ्वी के अंतरतम की उच्च तापमान वाली गैसें, उच्च तापमान वाला मैग्मा इस तरह से बाहर प्रकट होकर भूपटल पर जमा हो जाता है। ध्यान से, गैसें भी निकलती, आपको पता होना चाहिए ज्वालामुखीय उद्गार के समय दोस्तों प्रचुर मात्रा में गैसें निकलती हैं। गैसें, कार्बनिक गैसें निकलेंगी, सल्फ्यूरस गैसें निकलेंगी, हाइड्रोजनी गैसें निकलेंगी, नाइट्रोजनी गैसें निकलेंगी तथा प्रचुर मात्रा में जलवाष्प भी निकलेगी, प्रचुर मात्रा में जलवाष्प भी निकलेगी। इन गैसों के निष्कासन के साथ साथ मैग्मा भी निकलेगा और मैग्मा भूपटल पर आकर जमा हो जाता है। तो गैसें भी बाहर निकल गई और उच्च तापमान वाला मैग्मा भी बाहर निकला। गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग कहा जाता है। और ये जो गैसें बाहर निकलती हैं, ध्यान से सुनना, ये जो गैसें बाहर निकलती हैं, इन्हीं गैसों को हमारी पृथ्वी अपने चारों ओर अपने गुरुत्वीय शक्ति के कारण जोड़ लेती है। ये गैसें गुरुत्वीय शक्ति के कारण चारों ओर पृथ्वी के एक आवरण का बना लेती हैं, एक आवरण का रूप धारण करती हैं और इसी आवरण को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। तो ये गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया ने हमारे प्रथम वायुमंडल का निर्माण किया। पहली बार हमारा वायुमंडल बना जिसमें कार्बनिक, सल्फ्यूरस, नाइट्रोजनी, हाइड्रोजनी, जलवाष्प जैसे तत्व सब कुछ थे, परंतु ऑक्सीजन का अभाव था। शुरुआती दौर में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। ये तमाम प्रकार के गैसीय तत्व मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करते थे। वायुमंडल कैसे अस्तित्व में और अधिक विकसित होकर ऑक्सीजन के रूप में आया, वो प्रक्रिया भी समझना, पर प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझना है, एक एक करके समझना है दोस्तों। तो पृथ्वी के अंतरतम की गैसों का ज्वालामुखीयता के क्रम में मुक्त होकर वायुमंडलीय रूप धारण करना ही प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग अर्थात गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो लिखो सभी, हेडिंग दो फिर से, उसमें नेक्स्ट हेडिंग देंगे गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया डैश देकर इसमें लिखेंगे, लिखें पृथ्वी के अंतरतम की ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी के अंतरतम की ऊष्मा ऊर्जा उच्च तापीय गैस जलवाष्प, उच्च तापीय गैस जलवाष्प एवं मैग्मा के रूप में भूपटल को तोड़कर मुक्त होती हैं या निष्कासित होती है, लिख देंगे, मुक्त होती हैं या निष्कासित होती हैं, जिसे गैस विमुक्तिकरण कहा जाता है, जिसे गैस विमुक्तिकरण कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करेंगे, लिखें यही गैसें पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी के ही चारों ओर एक आवरण के रूप में व्याप्त हो गई, जिसे वायुमंडल कहते हैं, पूर्ण विराम लगाएं। एवं मैग्मा के ठंडा होने से, ये जो मैग्मा जमा हुआ है ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, मैग्मा के ठंडा होने से जिन आरंभिक, एकदम शुरुआती दौर की बात है ये, जिन आरंभिक लावा पठारों की उत्पत्ति हुई, ये जो लावा पठार बन रहे हैं
जिन आरंभिक लावा पठारों की उत्पत्ति हुई उन्हें उन्हें लावा सील्ड कहा जाता है। उन्हें लावा सील्ड कहा जाता है। ये लावा शील्ड का रूप धारण करता है। कनाडियन शील्ड, लॉरेंसियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, अंटार्कटिका शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड, भारतीय प्रायद्वीपीय शील्ड, साइबेरियन शील्ड, ये तमाम ये प्राचीन लावा निर्मित पठार हैं दोस्तों। लावा तो वायुमंडल अस्तित्व में आया इस प्रकार से, और ये शील्ड बनते चले गए, शील्ड बनते चले गए। फिर पैरा चेंज करेंगे, लिखे कालांतर में, मतलब समय के साथ, कालांतर में वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होकर, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प हो गई तो इकट्ठा होना शुरू हुई। फिर संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना। वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है, जिनके द्वारा की गई वर्षा से आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, लगभग शब्द लिखा रहा हूं, आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले आरंभिक सागरों का उद्भव हुआ। वर्षा जल जब धरातल में आकर इकट्ठा हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ? सागरों का उद्भव हुआ। आरंभिक सागर, इनिशियल ओशंस बने दोस्तों। आरंभिक सागरों का उद्भव हुआ। ये सब उद्भव है, ये पृथ्वी की आरंभिक उत्पत्ति की सब बात बता रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएं और आगे लास्ट बात लिखाता हूं। लिखें, वर्षा जल के प्रभाव से भूपर्पटी शीघ्र शीतल होकर, अब बारिश की वजह से गर्म तवा हो और गर्म तवे को टैप खोलो और नीचे लगा दो, तो जैसे टैप का पानी गर्म तवे में जाएगा तवा जल्दी ठंडा हो जाएगा, और बाकी अगर टैप के नीचे नहीं रखते तो देरी देरी तक ठंडा होगा। तो वर्षा जल के प्रभाव से भूपर्पटी शीघ्र ठंडी होकर और मोटी हो गई। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे दूध ठंडा होगा मलाई मोटी होती जाएगी, वैसे भूपर्पटी मोटी हो रही है। भूपर्पटी और मोटी हो गई, अनु मौर्य क्लास का नोट्स बनाओ, पीडीएफ के मध्य मत रहो बेटा। श्वेता सुमन मोस्ट वेलकम बेटा। और मोटी हो गई, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करके, अर्थात इन प्रक्रियाओं ने ही सामूहिक रूप से पृथ्वी एवं भूपर्पटी का उद्भव एवं विकास किया। बताऊंगा समुद्र विज्ञान में प्रियांशु तुमको यह भी, ठीक है। पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये था दोस्तों आपका, कैसे एकदम शुरुआत में हमारी पृथ्वी अपना आरंभिक अस्तित्व धारण करती है। ये था दोस्तों एकदम इनिशियल बात, शुरुआती बात थी ये। अब आपका कोर रूप से ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, कोर रूप से। अब इसमें मेंस का प्रश्न कैसे बन सकता है? तो लिखो क्वेश्चन, प्रश्न लिखो। मैं ऐसे बीच बीच में आपको प्रश्न लिखाता रहूंगा। लिखो प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो पृथ्वी के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया, क्वेश्चन लिखना है, पृथ्वी के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया दीर्घकालिक है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें कारण सहित समझाएं। जितेंद्र कुमार सैनी, इतना क्यों विद्वान बनते हो बेटा? तुमको एक बात यकीन दिलाता हूं, तुम प्रश्नों को लिखकर साइड में रख लो। तुमको अगर हर प्रश्न का जवाब समय रहते ना मिल जाए तो तुम बताना। क्यों बेटा इतना उछल कर? तुमको लगता है शायद कि तुम कुछ विशेष बात पूछ रहे हो। मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक लिखा दिया, जिस दिन जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होगी मैं पूछूंगा कि एक भी प्रश्न शेष बचा हो तो बता दो। एक प्रश्न नहीं बचेगा। कॉस्मोलॉजी की बात छोड़ना, कॉस्मोलॉजी में हजारों प्रश्न बचे रहेंगे क्योंकि उसमें इतना रिसर्च चल रहा है, पर जियोमॉर्फोलॉजी में पर्याप्त रिसर्च हो चुका है। सब बताऊंगा कि महासागरों में और कहां से पानी आया, महासागर खारे क्यों हो गए, खारा जल ही क्यों जरूरत थी जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवन का उद्भव भी कैसे हो गया, तो इतना विकास कैसे हुआ, सब समझाऊंगा बेटा। बट एक एक चरण में, अभी पहली बारिश की बूंद धरती में आने तो दो, पहला सागर बनने तो दो। मैं खारा भी करूंगा अभी सागर को, रुक जाओ सब, यकीन रखो। बस इतनी बात पूछता हूं, जितना पढ़ाया हूं उतना समझ में आ गया या नहीं? अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो दोबारा सुन लेना। बस मैं दोबारा नहीं समझा रहा, तो अब दोबारा फिर सुनना, बस इतना ही होगा। ओके बेटा, चलो तो इसी विषय बिंदु के साथ आज इस टॉपिक की समाप्ति करता हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये वाला टॉपिक जो मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर